जब शरीर धरातल पर पड़ा कैंसर की वेदना से करवटें बदल रहा हो, ऐसे समय में क्या मन ख्वाबों के परिंदों संग किसी सुनहरे बादलों में उड़ान भर सकता है? नमस्ते, मैं सुरभि। आज मैं जो आप सबके सामने किताब लेकर आई हूँ, उसका नाम है ठहरती सांसों के सिरहाने से। यह वास्तव में एक डायरी है जिसे बाद में रूप परिवर्तित कर हम तक पहुँचा दिया गया है। एक जिंदा दिल लड़की जो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पुणे से पढ़कर हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है, जिसके बाद वह कई बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के साथ काम करती है। वक्त बीतता है, शादी होकर वह जयपुर शिफ्ट कर जाती है। कुछ समय बाद पता चलता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। अचानक सब कुछ थम सा जाता है। नहीं थमती है तो उसकी कलम, जो कुछ समय की बेउम्मीदी के बाद चल पड़ती है, किसी जादूगरनी की छड़ी की तरह, जो शब्दों से जादू करती जाती है। कैंसर पीड़ित का भविष्य किसने देखा है? शायद इसी कारण इस किताब का नाम ठहरती सांसों के सिरहाने से दिया गया है। ये टेल्स फ्रॉम द टेल एंड माई कैंसर डायरी का हिंदी अनुवाद है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ये एक डायरी है, तो इसकी लेखिका खुद अनन्या मुखर्जी जी हैं, जिन्होंने अपनी खुद की कीमोथेरेपी से गुजरती जिंदगी के अनुभवों, अभिलाषाओं और लोगों के आंखों में झलकते प्रश्नवाचक संवेदनाओं को और इन सबसे महत्वपूर्ण अपने आत्मविश्वास को हम तक पहुंचाया है। अनन्या ने अपनी जिंदगी को पन्नों पर कुछ शीर्षक के अंदर गद्यांशों के रूप में पिरो दिए हैं। बालों और कौवों के बीच की गई तुलना है शीर्षक की और का। कीमोथेरेपी से जब बाल निरंतर कम होते रहे हों, ऐसे समय में एक दिन कौवे को देखकर अचानक से खुद को उसके जैसा महसूस करने लगती है। दोनों ही उपेक्षित हैं। दुख, दर्द और उम्मीद का मौसम, औरतें और स्कैन, ऋतुओं जैसी हो चली मेरी नसें, गिद्ध चारों तरफ एवं उम्मीद रणनीति के रूप में। जैसे शीर्षक में कैंसर से मिले छलावे, दर्द, कीमोथेरेपी, स्कैन और दवाओं से जो उनका स्वस्थ शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता जा रहा था, वह दुखी, उपेक्षित, आश्रित, दर्द और भी न जाने किन किन मनोशारीरिक द्वंद्व या कहिए पीड़ा से गुजर रही थी। इसको बहुत बेखूबी से बताया है। वहीं इन सब के बीच वह पुरुष प्रवृत्ति पर भी कटाक्ष करती हैं, जो किसी स्त्री, चाहे वह लड़की हो या उम्रदराज महिला, रोगी हो या स्वस्थ, किसी भी स्थिति या परिस्थिति में हो, उनको अपने नज़रों से टटोलकर सताते रहेंगे। चौतरफा चल रहे संघर्षों के बीच भी वह बेतुके ख्याल, चुटकीले व्यंग, बेतकल्लुफ बातें, स्वादिष्ट पकवान, पति के संग नोक झोंक के प्रसंग, इन सब में अपनी लरसती सांसों को आड़े नहीं आने देती। प्यार कर ले, अपनी तारीफ का मौसम, प्यार का वक्त, प्यार शून्य, दोस्ती एक, पति और बातचीत जैसे शीर्षकों में वह अपने अंदर के शोक, खुशमिजाज और एक रोमांटिक लड़की से मिलवाती हैं, जो आज भी तारीफ सुनना पसंद करती है। वहीं खुददार और दीवार शीर्षक में वह एक घटना का जिक्र करती हैं, जिसमें उनके साथी, जो कीमोथेरेपी और कैंसर के कारण अपने बालों को खो चुके हैं, शरीर असहाय दुर्बल हो चुका है, वो मोबाइल में अपनी पुरानी तस्वीर दिखाते हैं। वो उन दिनों को ऐसे याद करते हैं मानो वह किसी स्वप्न में हो, या वह इस जन्म की तस्वीरें न होकर किसी अन्य जन्म की हो। ऐसे ही न जाने कितने प्रसंग, घटनाएं, यादें, उम्मीद, डर, ईर्ष्या और इच्छाओं का जिक्र किया है उन्होंने। ये किताब आपको कई जगह रुकने को विवश कर जाएगी। आप किताब पढ़ लेंगे, लेकिन उन अंडरलाइन किए हुए लाइन को दोबारा जीने जरूर आएंगे। कहते हैं ना कि दाम्पत्य जीवन की गाड़ी दो पहियों पर टिकी होती है, जिससे बैलेंस बना रहता है। कुछ वैसे ही मुझे अनन्या और उसके पति लगे। जहाँ कहीं कहीं अनन्या की बातों में मुझे आशा और हताशा के भाव मिलते हैं, वहीं उनके पति स्थिर, व्यवहारिक और कड़वे सच से अनन्या को रूबरू करवाते नजर आते हैं। जैसे एक जगह वो अनन्या से कहते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है, वहाँ से शुरू करो। ये डायरी कुछ प्रश्न भी पूछती है। क्या साज सज्जा, बनाव श्रृंगार, अच्छे कपड़े पहनना, खुद को सजाना संवारना, ये सब तभी तक पॉसिबल है जब तक बाहरी रूप से वह सुंदर हो, कैंसर जैसी बीमारी से उसके बाल गायब न हो,
जिनको देखकर यह ना पता लगे कि उग रहे हैं या फिर गिर रहे हैं, या ये सारे शौक वह किसी भी परिस्थिति में पूरा कर सकता है। हम सभी ही तमाम संघर्षों की कहानी सुनते, पढ़ते या देखते आ रहे हैं, जो इन संघर्षों के बाद सक्सेस को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब यही संघर्ष जिंदगी के लिए होता, जिसे कोई बहुत बड़ी सफलता की अभिलाषा नहीं होती, उसे बस वो जिंदगी चाहिए होती है जो उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रही होती है। बस वो अपनी मुट्ठी भींचे रहना चाहता है, जिससे रेत फिसलने न पाए। इसके कवर पेज को देखकर लगता है कि शायद इसे पढ़ने के बाद मन गहरी निराशा या दर्द से भर जाए। लेकिन सच मानिए, ये किताब केवल सांत्वना के भाव तक नहीं सीमित रहेगी। ये किताब कई मायनों में खरी उतरती है। ये अनन्या के मन में उपजी हिम्मत, आशा, आत्मविश्वास, डर, पीड़ा, एकाकीपन जैसी भावनाओं को हमारे दिल तक पहुंचाने में सफल होती है। इसे खास बनाती है इसकी भावना। शायद यदि इसे केवल पाठकों तक पहुंचाने के लिए लिखा गया होता, तो इतनी गहराई, शून्यता और भावनात्मक विलक्षणता का अभाव रहता। चूँकि इसे उसी परिस्थिति में लिखा गया है जिसमें घटनाएं घटित हुई हैं, इसे सामान्य से विशिष्ट बना देती हैं। मुझे तो ये बेहद पसंद आई, क्योंकि ये केवल बीमारी तक नहीं सीमित रह गई और न ही स्ट्रगल तक। इसका हर पन्ना एक नई उम्मीद और हर परिस्थिति से उबरने के लिए हिम्मत यानी पॉजिटिव एनर्जी देता जाता है। इस किताब का सार इसके भूमिका वाले पेज में ही दिख जाता है, जहाँ लिखा है, जिंदगी का सबसे बड़ा सच कोई लंबी चौड़ी योजना नहीं, बल्कि अभी, बिल्कुल अभी की तरह उसकी सच्चाई थी। और इसी में एक जगह और लिखा है, जिंदगी प्यार की तरह छोटी होती है, लेकिन भूलने में बड़ा वक्त लगता है। अनन्या के विषय में इससे ज़्यादा बताना इस किताब के साथ नाइंसाफ़ी करना है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी, इतने कम पेज में जिंदगी के गूढ़ सत्य को समझा जाना नामुमकिन सा है। ये वैसी ही बात है जैसे घना अंधेरा हो और बीच बीच में कहीं झरोखे से रोशनी आ तसल्ली दे जाती हो। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को काला कर ही दीजिए।